हेलो दोस्तों, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारत का जो भूगोल बात कर रहे थे, भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय की बात हो रही थी। इसमें जो है ये एक और लेक्चर उसमें है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लास्ट क्लास में रह गई थी, तो उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग जैसे कि बहुत सारे जलमार्ग हैं या श्रीलंका और भारत के बीच जो जल संधि है वो भी पूछी जाती है। साथ ही साथ कुछ खाड़ियाँ हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, पाक की खाड़ी कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि एलओसी लाइन क्या है, एलएसी लाइन क्या होती है, कौन कौन से देशों के बीच है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे मैकमोहन रेखा की, डूरंड रेखा की और रेड क्लिफ जो रेखा है उसकी बात करेंगे। इन सभी से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। भारत का सामान्य परिचय में ये नेक्स्ट लेक्चर इसमें है और ये लास्ट लेक्चर है जनरल इंट्रोडक्शन में। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मैकमोहन लाइन क्या है, ठीक है, कौन कौन से देशों के बीच है और उसका निर्धारण कब किया गया। साथ ही साथ रेड क्लिफ लाइन क्या है, रेड क्लिफ सीमा रेखा क्या है और डूरंड सीमा रेखा क्या है। तो मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन, साथ ही साथ रेड क्लिफ लाइन, और डूरंड, ये तीन रेखा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। से मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आता है कि मैकमोहन रेखा जो है कौन से देशों के बीच में है, ठीक। साथ ही साथ इसका निर्धारण कब किया गया था ये भी। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। तो कौन से दो देश हैं जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण करते हैं? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और चीन फिलहाल इस रेखा को नहीं मानता है। चीन का कहना है कि इस रेखा के उस पार भी, यानी कि भारत की ओर भी उसका कुछ क्षेत्र आता है। तो मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन जो है ये कौन से दो देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान, और इसका निर्धारण जो किया गया था 1947 में किया गया। अभी यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे एलओसी की बात करेंगे तो वहां पर भी इन्हीं दो देशों का जिक्र होगा। लेकिन एलओसी जो है वो कितनी लंबी रेखा है और कहाँ पर उसकी बॉर्डर लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो भारत के 4 राज्य जो लगे हुए हैं पाकिस्तान से, उनके साथ जो रेखा बनती है वो कौन सी रेखा है? वो रेड क्लिफ रेखा है। साथ ही साथ अगला इसमें है डूरंड रेखा। डूरंड लाइन, तो वर्तमान में फिलहाल डूरंड लाइन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में आपको भारत और पाकिस्तान हो सकता है, भारत और चीन हो सकता है, भारत और अफगानिस्तान भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल डूरंड रेखा की बात करेंगे तो इसका सही जवाब ये होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण लाइन है जो कि चीन के साथ भारत और पाकिस्तान के साथ भारत की, और यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो लाइन पूछी जाती है एलओसी लाइन क्या है और कितनी लंबाई इसकी, कौन से राज्य के साथ जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान की। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या है भी पूछ लिया जाता है। तो एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? नियंत्रण रेखा। फुल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाता है कभी कभी, या हिंदी में इसको नियंत्रण रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कि कौन से दो देशों के बीच एलओसी लाइन है। तो एलओसी लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में
खासकर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है, उससे जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है और ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके बीच जो रेखा है वो कौन सी है? एलओसी है। इसकी लंबाई लगभग में 740 किलोमीटर। अभी जो रेड क्लिफ लाइन की बात किए थे वो लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है या 3300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन एलओसी जो है वो 740 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है, तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके बीच में जो लाइन है उसी को क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है या नियंत्रण रेखा, या उसको एलओसी के नाम से जाना जाता है। तो अगर देश की बात होगी तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, लंबाई बहुत कम चांस है पूछा जाने का, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 740 किलोमीटर लंबी एक रेखा है। अगली लाइन यहाँ पर है एलएसी। एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसे कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और एलएसी जो है ये सीमा रेखा जो है कौन से देशों के बीच है? जैसे एलओसी में पूछा जाता है कौन से देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसे ही एलएसी में भी पूछा जाता है कि कौन से दो देशों के बीच। तो एलएसी लाइन जो है वो किसके किसके बीच है? ये है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। अब ये जो है, जो अक्साई चीन की बात हम लोग करते हैं, लद्दाख का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र कह सकते हो, तो लद्दाख में जो पूर्वी क्षेत्र है वो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा क्षेत्र है जो कि चीन के अधिकार में है। 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध हुआ वो इसी क्षेत्र को लेकर के हुआ, क्योंकि चीन ने अवैध तरीके से लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसे वो अक्साई चीन कहता है। और उसी क्षेत्र जो अक्साई चीन है, यानी कि चीन के अधिकार में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र है, वो 1962 में जो उसके अधिकार में चला गया, तो वो जो क्षेत्र है वो लाइन वहां से होकर के, यानी कि ये लाइन जो है लद्दाख क्षेत्र में मेन रूप से आपको मिलेगी एलएसी लाइन। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में भी एलएसी लाइन की बात चीन करता है। तो भारत और चीन के बीच, ठीक है, कौन सी लाइन? एक तो वहां पे बात किए थे मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन वो लाइन जो हिमालय, जहाँ पे विस्तार है हिमालय का, यानी कि भारत के साथ जो एक लंबी सीमा रेखा लगी हुई है किसकी? चीन की, उस पूरी सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा गया। और जबकि भारत के साथ कुछ क्षेत्र में रूप से लद्दाख वाले क्षेत्र में, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में जो लाइन है उसको क्या कहा गया है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे? एब्रिविएशन फॉर्म में क्या कहेंगे? एलएसी के नाम से जाना जाएगा, जिसे हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। तो ये लाइन इंडिया के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जलमार्ग की, जो कि चैनल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 10 डिग्री चैनल क्या होता है, और 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, कोको चैनल है, प्रिपेरिस चैनल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जलमार्ग है। साथ ही साथ भारत में जो कुछ प्रमुख खाड़ियां हैं उनके बारे में भी बात कर ली जाती है। और कोरोमंडल तट क्या है, कौन सा क्षेत्र है ना? मालाबार तट कहाँ पर है, कितने क्षेत्र है, और ये सारे कोंकण तट, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम लोग साउथ इंडिया का मानचित्र डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। यहाँ पर राज्य कौन सा है? यहाँ पे राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। ये राज्य यहाँ पर पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा।
यहाँ पर भी एक खाड़ी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है, और यहाँ पर भी यानी गुजरात के पास दो महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी खाड़ी है। तो ये जो खाड़ी है ये आपकी पड़ेगी कच्छ की खाड़ी। जब हम लोग बंदरगाह पढ़ रहे थे, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह पढ़ रहे थे, तो वहां पर कच्छ की खाड़ी का जिक्र हुआ था। एक बंदरगाह आपसे डिस्कस किए थे जिसको किस नाम से, कांडला के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। तो वो बताए थे कि कौन सी खाड़ी के तट पर, तो वो कच्छ की खाड़ी के तट पर ही यहाँ पे था। तो ये कच्छ की खाड़ी किसके पास, गुजरात के पास। ठीक, ज्वारी ऊर्जा का संभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर जो खाड़ी पड़ेगी ये भी गुजरात से लगी हुई है। इस तरफ दादरा नगर हवेली पड़ेगा, दमन दीव पड़ेगा केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है, ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ये भी ज्वारी ऊर्जा का संभावित क्षेत्र माना जाता है। अगर बात करें कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की संभावना कौन सी खाड़ी में है, तो उसका सही जवाब होगा खंभात की खाड़ी। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो एनर्जी कई टाइप की होती है, ज्वारी ऊर्जा है ना, जिसको डाटा एनर्जी कहा जाता है। उस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कच्छ की खाड़ी किसके पास है, गुजरात राज्य के पास है, यानी भारत देश के क्षेत्र में है। ठीक है, खंभात की खाड़ी कहाँ, ये भी गुजरात राज्य के पास है, यानी कि भारत के क्षेत्र में है। ठीक, यहाँ पर बात करेंगे जो पड़ोसी देश है दक्षिण में भारत का, वो है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका देश के पास में यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है, जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। देखिए खाड़ियां जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन यूपीपी में ही आया था, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कई वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन तो देता ही, आपको भी मालूम है। और जैसे एक ऑप्शन में दे दिया कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और साथ ही साथ थाईलैंड की खाड़ी, मर्तमान की खाड़ी, ऐसे ऑप्शन दे देगा। और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत के पास, भारत के क्षेत्र में स्थित नहीं है, भारत के पास स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं कि कच्छ की खाड़ी भी भारत के क्षेत्र में है, मन्नार और ये खंभात की खाड़ी भी भारत के क्षेत्र में है, और मन्नार की खाड़ी भी भारत के क्षेत्र में आती है, क्योंकि ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। और अभी जैसे मैंने बोल दिया था मर्तमान की खाड़ी, अब मर्तमान की खाड़ी भारत के क्षेत्र में कहीं नहीं है। मर्तमान की खाड़ी कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत का पड़ोसी देश, पूर्व में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, और म्यांमार के दक्षिण में जो खाड़ी है, म्यांमार देश से लगी हुई जो खाड़ी है, वो मर्तमान की खाड़ी है। और भी विश्व की बहुत सारी खाड़ियां हम लोग पढ़ेंगे जब बात होगी विश्व की प्रमुख खाड़ियों की, है ना। तो जो भी महत्वपूर्ण खाड़ी जो जिस देश के पास है, जिस महासागर के क्षेत्र में स्थित है, उनकी बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण खाड़ी यहाँ पर है, आपको मालूम ही है, वो कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के ही क्षेत्र में है, भारत के पूर्वी तट से ही लगी हुई है। तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का पार्ट है। बाकी ये जो मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ियां हैं, यहाँ पर अरब सागर पड़ता है ना। तो अरब सागर भी हिंद महासागर का ही पार्ट है, यानी कि ये सब हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित खाड़ियां हैं। तो दक्षिण भारत के पूर्व में कौन सा सागर, अरब सागर, और दक्षिण भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी कही जाएगी, तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। अभी यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्थित वहां पर जो महत्वपूर्ण चैनल है जलमार्ग, उनकी भी बात करने वाले हैं। और एक खाड़ी यहाँ पर पड़ती है पाक की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, पाक की खाड़ी। इसको लिखा जाता है PALK, पाक। एल इसमें साइलेंट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अधला बनाएंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, पाक की खाड़ी। अब देखो ऑप्शन में मान लीजिए आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत के क्षेत्र में या भारत के पास स्थित नहीं है। ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ठीक है, और 3 ऑप्शन ही हो गए। चौथा ऑप्शन मान लीजिए उसमें मर्तमान की खाड़ी या फिर थाईलैंड की खाड़ी लिख दिया, है ना। तो थाईलैंड की खाड़ी आप जानते हैं थाईलैंड देश के पास में है। मर्तमान की खाड़ी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो पाक की खाड़ी में भी कंफ्यूजन होता है। आप सोचेंगे कि पाक की खाड़ी जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में होगी, इसलिए उसका नाम पाक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पाक जल संधि भी अभी बात करेंगे, तो पाक जल संधि या पाक की खाड़ी उसका नाम पड़ा। यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंसी थी, आप पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी,
है ना, यानी जिसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और बम्बई और यहाँ पर मद्रास या चेन्नई। तो मद्रास में एक गवर्नर था जो ब्रिटिश रूल में नियुक्त किया गया था, उसका नाम था अरुंडवेल पाक। क्या नाम था? अरुंडवेल पाक। तो उसी ने पाक जल संधि की खोज की थी, उसी के नाम पे पाक की खाड़ी का नाम पड़ गया। यानी पाक की खाड़ी अगर कहा जाए कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये श्रीलंका हो गया दक्षिण में, और ये भारत। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और यहीं पर जल संधि भी है, पाक जल संधि। पाक जल संधि, यह भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाक जल संधि कौन से दो देशों को अलग करती है, यानी कि पाक स्टेट कौन से दो देशों को सेपरेट करती है। तो आपका सही जवाब होगा ये देश कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका को किससे अलग करती है? भारत से। भारत का यहाँ पर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। जल संधि को हिंदी में जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है? जलडमरू मध्य, और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहते हैं। जल संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट, स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, अब जल संधि होती क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो जल संधि क्या होती है? दो बड़ी जलराशियां जब एक सक्रिय जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़ती हैं या कनेक्ट होती हैं, तो उसी को स्ट्रेट या जल संधि कहा जाता है। जल डमरू मध्य भी इसको कहते हैं। अब देखो दो बड़ी जलराशियां कौन सी यहाँ पर, जैसे बंगाल की खाड़ी बहुत विशाल बड़ी जलराशि है, इधर अरब सागर या मन्नार की खाड़ी बड़ी जलराशि है। ठीक, तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, इस तरह बंगाल की खाड़ी या अरब सागर कह सकते हो। तो जब दो बड़ी जलराशियां एक सक्रिय जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण खाड़ियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोमंडल तट कौन सा है, मालाबार तट कौन सा है, ठीक है, और कोंकण तट कौन सा है, केंद्रा तट कौन सा है, तो इनकी भी बात कर ली जाए। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बाकी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर जो राज्य पड़ता है ये महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक, यहाँ पे छोटा सा राज्य गोवा है, फिर ये आपका पड़ जाएगा कर्नाटक, और ये राज्य आपका जो है केरल पड़ जाएगा। यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा? केरल। ये है महाराष्ट्र, ठीक है, ये गोवा है, ये कर्नाटक राज्य है, और ये राज्य जो पड़ता है वो केरल है। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तट। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम में जो बात करेंगे अभी, और साथ ही साथ ये यहाँ पे तमिलनाडु राज्य पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो राज्य पड़ जाएगा ये है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। ठीक, तो इन राज्यों के तट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र है और ये गोवा राज्य पड़ता है। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है ये कोंकण कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट, है ना। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो किस नाम जाना जाता है? कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक का तट है ये किस नाम से जाना जाता है? ये केंद्रा तट के नाम से, इसको केरला कोस्ट कहा जाता है ना। और मुख्य रूप से जो मेन यहाँ पे तट पड़ता है केरल राज्य के अंतर्गत आता है, केरल राज्य से लगा हुआ तट है, वो कौन सा तट कहलाएगा? यहाँ पे ये है मालाबार तट। कौन सा तट है यहाँ पे? मालाबार तट है। तमिलनाडु का जो तट है राज्य का, यहाँ पे कौन सा तट है? ये है कोरोमंडल तट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत में या भारत में जो पूर्वी तट है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में कोरोमंडल, ऑप्शन में मालाबार, कोंकण या केंद्रा, है ना, ये सारे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोंकण रेलवे भी है। जब हम लोग परिवहन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तो कोंकण रेलवे की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो तट पड़ता है
ये गोलकोंडा कोस्ट या गोलकोंडा तट। गोलकोंडा तट अगर पूछा जाए कौन से राज्य के पास में स्थित है तो क्या होगा जवाब? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का तट जो है यहाँ पर वो किस नाम से? उत्तरी सरकार। उड़ीसा का तट किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तट है भारत का पश्चिमी तट मालाबार है ना, हालांकि पश्चिमी तट पर ये भी है और ये भी कोंकण तट भी स्थित है, पूर्वी तट पर ये स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तट हो गए। अब बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की, 9 डिग्री चैनल की, 10 डिग्री चैनल की, डंकन जलमार्ग की बात करेंगे और प्रिपेरिस चैनल और कोको चैनल की बात करेंगे। ठीक, तो इसको मैं अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ और दूसरा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे जो माफिया चैनल है। चलिए इस तरफ थोड़ा सा ये तो श्रीलंका है, ये अभी हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर जो है छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह पड़ता है लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये कवारत्ती है जो कि लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है ना। यहाँ पर द्वीप पड़ता है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप पड़ता है और यहाँ पे पड़ता है मालदीव। मालदीव जो देश है मालदीव एक द्वीपीय देश है। अब यहाँ पे जलमार्ग कौन कौन से हैं, चैनल कौन कौन से हैं? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो जलमार्ग है, चैनल है वो है 8 डिग्री 8 डिग्री जलमार्ग, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री जलमार्ग। पूछा जाता है किसके किसके बीच है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, किसको किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री जलमार्ग, चैनल को हिंदी में क्या कहेंगे? यहाँ पे जलमार्ग कहेंगे। तो 8 डिग्री जलमार्ग मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री जलमार्ग मिनिकॉय को कवारत्ती से अलग करता है। कवारत्ती क्या है? एक द्वीप है, कहाँ का? लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप समूह की क्या है? राजधानी भी है। तो 2 जलमार्ग तो इस तरफ महत्वपूर्ण है। अब आते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप है। इसके दक्षिण में यहाँ पर सुमात्रा पड़ता है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार तो भारत का भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है, लेकिन अगर सुमात्रा की बात करेंगे तो सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडोनेशिया देश का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैनल है वो है ग्रेट चैनल, ग्रेट जलमार्ग। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे के एग्जाम में नया क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ग्रेट चैनल किसको किससे अलग करता है? तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, या ये कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है, क्योंकि सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। और फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक और द्वीप बढ़ते हैं, वो है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप। कार निकोबार द्वीप है और यहाँ पर लिटिल निकोबार द्वीप, ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान द्वीप है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जलमार्ग है, वो कौन सा है? 10 डिग्री जलमार्ग। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जलमार्ग पूछा जाता है किसको किससे अलग करता है? तो 10 डिग्री जलमार्ग किसको किससे अलग करता है? कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है, कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे तो साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान द्वीप है, दक्षिण अंडमान द्वीप। दक्षिण अंडमान द्वीप, इसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, वो पूछा जाए कौन से द्वीप पर है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। और लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में जो जलमार्ग है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो उसको कहते हैं डंकन जलमार्ग या डंकन चैनल।
या डंकन पासेज। तो डंकन जलमार्ग किसको किससे अलग करता है? तो दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्षिण अंडमान है, फिर यहाँ पे मिडिल अंडमान है, यहाँ पर जो है आपका पड़ेगा छोटे छोटे द्वीप और भी है यहाँ पर उत्तरी अंडमान। यहाँ पर उत्तरी अंडमान द्वीप पड़ता है और ये यहाँ पे द्वीप पड़ेगा कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में कौन सा जलमार्ग है? यहाँ पर है कोको जलमार्ग या कोको चैनल। ये जो कोको द्वीप है ये किसका है? म्यांमार का। म्यांमार देश का जो द्वीप है वो कौन सा है? कोको द्वीप। तो कोको चैनल किसको किससे अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है। एक चैनल यहाँ पर और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे अगला द्वीप जो है प्रिपेरिस। प्रिपेरिस द्वीप ये भी किसका है? ये भी म्यांमार का है। दो द्वीप यहाँ पे महत्वपूर्ण है म्यांमार देश के, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और प्रिपेरिस द्वीप भी किसका है? म्यांमार का। तो कोको द्वीप और प्रिपेरिस द्वीप के मध्य में कौन सा चैनल है? तो यहाँ पे प्रिपेरिस के नाम से है, वो है प्रिपेरिस चैनल। प्रिपेरिस चैनल किसको किससे अलग करता है? प्रिपेरिस द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप किसका? म्यांमार का। प्रिपेरिस द्वीप भी किसका है? म्यांमार का। अब प्रिपेरिस चैनल दो है, ये प्रिपेरिस द्वीप के दक्षिण में दक्षिण प्रिपेरिस चैनल और प्रिपेरिस द्वीप के उत्तर में उत्तर प्रिपेरिस चैनल है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जलमार्ग हो गए, महत्वपूर्ण चैनल हो गए। डंकन पासेज भी कई बार पूछा गया है। तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग इतनी ही बातचीत करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, थैंक यू।